नमस्कार दोस्तों, नियोम टेक्निकल क्लासेस में सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, ये टेस्ट सीरीज आपके टेक्निकल हेल्पर के एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट रहने वाली है, तो इस टेस्ट सीरीज को एंड तक ज़रूर देखिए। इस टेस्ट सीरीज में जितने भी क्वेश्चन हैं सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलते हैं दोस्तों टेस्ट सीरीज के फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कौन सा उपकरण एक एकीकृत प्रकार के उपकरण का प्रतिनिधित्व कर रहा है? बताना है दोस्तों, कौन सा उपकरण जो है एकीकृत प्रकार का उपकरण होता है। ऑप्शन देखिए, एमीटर, ऊर्जा मीटर, वोल्ट मीटर, दबाव रिकॉर्डिंग उपकरण। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा दोस्तों? एकीकृत प्रकार के जो उपकरण होते हैं वो कौन से होते हैं दोस्तों? ऊर्जा मीटर। ऊर्जा मीटर जो होते हैं दोस्तों किस प्रकार के रहते हैं? एकीकृत प्रकार के उपकरण होते हैं। दोस्तों, इन्हें क्या बोला जाता है? तो इन्हें बोला जाता है दोस्तों इंटीग्रेटिंग प्रकार के। दोस्तों, क्या बोला जाता है? इंटीग्रेटिंग प्रकार के। दोस्तों, इंटीग्रेटिंग जो होते हैं दोस्तों वो कौन से होते हैं? एमीटर होते हैं। ध्यान रखें, एमीटर, वोल्ट मीटर। और दोस्तों, रिकॉर्डिंग प्रकार का जो होता है, यहाँ से देखिए दबाव रिकॉर्डिंग उपकरण जो होते हैं दोस्तों कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ से देखेंगे दबाव रिकॉर्डिंग उपकरण जो होते हैं दोस्तों CRO, एक होता है ECG। ये क्या होते हैं दोस्तों? ये रिकॉर्डिंग प्रकार के उपकरण होते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, इंटीग्रेटिंग जो प्रकार का होगा वो कौन सा होगा? ऊर्जा मीटर। इंटीग्रेटिंग प्रकार का जो होगा वो कौन सा होगा दोस्तों? एमीटर। और दोस्तों, रिकॉर्डिंग प्रकार का जो उपकरण होता है वो कौन कौन से होते हैं दोस्तों? CRO और ECG वाला। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा। यदि सामग्री में नकारात्मक ताप गुणांक होता है तो तापमान में वृद्धि के साथ प्रतिरोध पर क्या प्रभाव होगा? ये बताना है दोस्तों। यदि यदि पदार्थ का ताप गुणांक क्या है? ऋणात्मक है। यदि हम उसमें तापमान में वृद्धि कर रहे हैं तो उसका जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा? दोस्तों, यहाँ पर देखिए, हम जब नकारात्मक ताप गुणांक होता है, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध का मान क्या होता है दोस्तों? घटता है। ये ध्यान रखिए। ऋणात्मक ताप गुणांक में क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस का मान क्या होता है? घटता है। तो ऑप्शन देखिए, यहाँ से कोई बदलाव नहीं, बी है बढ़ती है, सी है कम हो जाती है, डी है बहुत ऊंचा। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? कौन सा होगा दोस्तों? कम हो जाती है। यानी टेम्परेचर बढ़ने पर प्रतिरोध का मान कम हो जाता है, तो उसका ताप गुणांक क्या कहलाता है दोस्तों? नकारात्मक ताप गुणांक। यहाँ से देखेंगे पॉजिटिव टेम्परेचर जो कोफिशिएंट होता है वो किस में होता है दोस्तों? चालक धातुओं में। उनके तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है दोस्तों? बढ़ जाता है। और एक होता है दोस्तों जीरो ताप गुणांक, शून्य टेम्परेचर कोफिशिएंट। ये क्या होता है दोस्तों? इसमें जब तापमान में परिवर्तन किया जाता है तो प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो उनके उदाहरण कौन से होंगे दोस्तों? उनके होंगे मैग्नीन और यूरेका। और नकारात्मक के देखेंगे तो देखिए सभी अर्धचालक धातु और इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या है दोस्तों? नकारात्मक ताप गुणांक के उदाहरण है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। की अनुपस्थिति में सूचक अपनी अंतिम स्थिर स्थिति की स्थिति से आगे बढ़ जाएगा और यहाँ से देखिए विक्षेपण अनिश्चित हो जाएगा। दोस्तों, क्वेश्चन अच्छा है, यहाँ से समझिए क्वेश्चन को। बताना है किसकी अनुपस्थिति में यदि कोई सूचक जो है अपनी अंतिम स्थिति जो है उस पर स्थिर है, उसकी स्थिति में आगे बढ़ जाएगा। यदि वहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों? अंतिम स्थिति में क्या हो रहा है? वो आगे बढ़ जाता है, तो विक्षेपण जो है अनिश्चित हो जाएगा। किसके कारण होगा? यदि उपकरण में यदि नियंत्रण टॉर्क नहीं होगा। दोस्तों, कौन सा? नियंत्रण टॉर्क नहीं होगा तो ये स्थिति देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर ध्यान रखिए। अब यहाँ पर देखेंगे टॉर्क को नियंत्रण जो करते हैं दोस्तों, टॉर्क जो होता है, अंतिम जो टॉर्क होता है उसको नियंत्रित करने के लिए यदि वो नियंत्रित नहीं करेगा तो पाठ्यांक जो सुई है वो निश्चित पाठ्यांक पे नहीं रुकेगी। वो क्या होगी? पाठ्यांक से आगे भी हो सकती है और पीछे भी होती रहती है। तो ध्यान रखिए दोस्तों। अब यहाँ से दोबारा देखिए एक बार और, क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझिए। की अनुपस्थिति में सूचक अपनी अंतिम स्थिर स्थिति की स्थिति में आगे बढ़ जाता है। दोस्तों, जैसे ये कोई पैमाना है, यहाँ से देखिए ये कोई स्केल है। यहाँ पर जैसे मान लो यहाँ पर क्या है? इसको मापना है। यहाँ पर कितना है दोस्तों? 10 वोल्ट। अब क्या हो रहा है कि जो इसका विक्षेप जो है वो इस प्रकार से आगे हो जाता है। क्यों हो रहा है? इसका कारण क्या है दोस्तों? इसमें
इसका जो नियंत्रण टॉर्क है वो नहीं है। तो इसी के कारण क्या हो जाता है दोस्तों, इसका विक्षेप जो है अपनी अंतिम स्थिति से स्थिर न रहकर क्या हो जाता है, आगे बढ़ जाता है। किसके कारण होता है दोस्तों, टॉर्क को नियंत्रित करना, यानी टॉर्क नियंत्रित नहीं हो रहा है, इसी की वजह से क्या होता है, ये जो सुई है, ये विक्षेप है, ये आगे की ओर बढ़ जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा दोस्तों, सी। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मेगर में कितने प्रेशर और करंट कॉइल मौजूद है, बताना दोस्तों। मेगर में कितने प्रेशर कॉइल होती है और कितनी करंट कॉइल होती है। तो ऑप्शन देखिए, 2 प्रेशर कॉइल, 1 करंट कॉइल। बी है 2 प्रेशर कॉइल और 2 करंट कॉइल। सी है 1 प्रेशर कॉइल और 1 करंट कॉइल। डी है 1 प्रेशर कॉइल और 2 करंट कॉइल। दोस्तों ध्यान रखें, मेगर में जो प्रेशर कॉइलों की संख्या होती है दोस्तों वो कितनी होती है, 2। और करंट कॉइल की जो संख्या होती है दोस्तों वो कितनी होती है, 1। तो यहाँ से देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा दोस्तों, ए। इसका क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर। ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखेंगे थोड़ा सा मेगर का सर्किट देखेंगे, तो यहाँ से देखिए मेगर का सर्किट देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 क्या है, कोयल, और 1 क्या है दोस्तों, करंट कोयल। तो ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सर्किटों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पोटेंशियोमीटर द्वारा किस प्रकार का मापन नहीं किया जा सकता। दोस्तों पोटेंशियोमीटर होते हैं उनके द्वारा किसका मापन नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन देखिए, वोल्टेज, शक्ति, विद्युत धारा और प्रतिरोध। दोस्तों पोटेंशियोमीटर के द्वारा वोल्टेज का मापन भी किया जाता है, विद्युत धारा का मापन भी किया जाता है और प्रतिरोध का मापन भी किया जा सकता है। किसका मापन नहीं किया जा सकता दोस्तों, शक्ति का। इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। रासायनिक प्रभाव से उत्पन्न विद्युत धारा में किस प्रकार के मीटर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसी एमीटर, डीसी एमीटर, घंटा मीटर, डीसी एमीटर मीटर, डी है डीसी ऊर्जा मीटर। दोस्तों बताना है रासायनिक प्रभाव से उत्पन्न विद्युत धारा में किस प्रकार के मीटर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी। कौन सा होगा दोस्तों, बी। किस प्रकार का होगा दोस्तों, एम्पियर घंटा मीटर। डीसी टाइप का कौन सा होगा दोस्तों, एम्पियर घंटा मीटर। तो अपन देखते हैं बैटरी की जो क्षमता मापी जाती है वो दोस्तों किस में मापी जाती है, एम्पियर घंटे में। किस में मापते हैं दोस्तों, एम्पियर घंटे में। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिए। रासायनिक प्रभाव से उत्पन्न विद्युत धारा, तो दोस्तों रासायनिक प्रभाव से उत्पन्न विद्युत धारा कहाँ पर होती है, बैटरी या सेल में। तो किस प्रकार के मीटर का प्रयोग करेंगे, तो हम करेंगे दोस्तों एम्पियर घंटा मीटर का। ध्यान रखिए कौन सा टाइप का होगा दोस्तों, डीसी टाइप का। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 3 फेज 2 वाट मीटर विधि द्वारा बिजली मापन दोनों वाट मीटर की रीडिंग क्या है दोस्तों, समान हो सकती है। तो पावर फैक्टर क्या होगा दोस्तों, 3 फेज मापन के लिए कितने वाट मीटर की आवश्यकता होती है दोस्तों, 2 वाट मीटर की आवश्यकता होती है। तो इसमें बताना है दोनों की जो रीडिंग है दोस्तों, दोनों की जो रीडिंग है यानी पाठ्यांक है वो कितना है दोस्तों, समान है। तो पावर फैक्टर क्या होगा, यानी दोनों वाट मीटर क्या दर्शा रहे हैं, समान रीडिंग दर्शा रहे हैं। तो इस स्थिति में क्या होता है दोस्तों, पावर फैक्टर जो होता है वो क्या हो जाता है, यूनिट होता है। ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यूनिट पावर फैक्टर होता है। यहाँ से देखिए हम महत्वपूर्ण बातें और देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों इकाई पावर फैक्टर पर। दोस्तों इकाई पावर फैक्टर पर क्या होता है, दोनों की जो वैल्यू है वो क्या आती है दोस्तों, पॉजिटिव वेव में आती है। और दोस्तों कैसे रहती है, दोनों की वाट समान रहती है। क्या होती है दोस्तों, दोनों की समान। यहाँ पर देखेंगे यदि ये कितने फेज एंगल पर होगा दोस्तों, ये होगा 0 डिग्री फेज एंगल पर। यहाँ पर देखेंगे यदि 0.85 क्या दिखा रहा है, पाठ्यांक दिखा रहा है। तो इसकी जो वैल्यू क्या होगी दोस्तों, 1 वाट मीटर जैसे उदाहरण के रूप में समझते हैं। एक दर्शाएगा 2, तो दूसरा कौन सा दर्शाएगा 1 वाट। तो यदि इस प्रकार से दर्शा रहा है, यदि एक की तुलना में दूसरा क्या दर्शाता है दोस्तों, डबल।
पाठ्यांक दर्शाता है तो उसका पावर फैक्टर क्या होगा 0.85। दोस्तों ये कितने फेज एंगल पर होता है यहाँ से पूछा जाए तो 30 डिग्री। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पर पूछा जाता है दोस्तों 0.5 पावर फैक्टर होने पर दोस्तों एक जो वाट मीटर है वो क्या दर्शाएगा 0, दूसरा क्या दर्शाएगा दोस्तों पॉजिटिव मापन दर्शाता है। दोस्तों यदि 1 वाट मीटर 0 पाठ्यांक दर्शाता है तो उसका जो पावर फैक्टर होगा वो कितना होगा दोस्तों 0.5। ये कितने डिग्री के लिए होता है दोस्तों, ये होता है 60 डिग्री पर। ध्यान रखें फेज कोण कितना होता है दोस्तों 60 डिग्री पर। अब देखेंगे जो दोस्तों जीरो पावर फैक्टर, कौन सा देखेंगे 0 पावर फैक्टर पर। यहाँ पर देखेंगे 0 पावर फैक्टर जो है इस पे देखेंगे रीडिंग जो होगा एक तो दर्शाएगा दोस्तों नेगेटिव, दूसरा क्या दर्शाएगा दोस्तों पॉजिटिव। यानी 1 वाट मीटर जो रीडिंग है वो क्या दर्शाएगा नेगेटिव में दर्शाएगा, दूसरा क्या दर्शाएगा दोस्तों पॉजिटिव में। ये कितने डिग्री पर होता है दोस्तों, ये होता है ध्यान रखिए 90 डिग्री पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट होगा, इसी प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा दोस्तों यूनिट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखो यहीं से क्वेश्चन पूछा जा चुका है दूसरा। 2 वाट मीटर विधि में 1 वाट मीटर W1 है, दूसरा वाट मीटर W2 है। पावर फैक्टर क्या है दोस्तों 0 है। यहाँ पर देखिए फेज एंगल 0 नहीं है दोस्तों, यहाँ पर क्या है पावर फैक्टर 0 है। ध्यान रखिए क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझे। पावर फैक्टर का मान क्या है दोस्तों 0 है। तो कौन सी स्थिति पैदा होगी, अभी हमने देखा यहाँ पर देखेंगे पावर फैक्टर 0 है तो क्या होगा दोस्तों, एक तो क्या दर्शाएगा पॉजिटिव में, एक क्या दर्शाएगा दोस्तों नेगेटिव में। और ये कितनी डिग्री पर होता है 90 डिग्री पर। फेज एंगल कितना है दोस्तों 90 डिग्री। तो एक वैल्यू जो है दोस्तों नेगेटिव दर्शाएगा, दूसरा क्या दर्शाएगा पॉजिटिव वेव में। तो ऑप्शन देखिए कौन से में है W1 बराबर देखिए यहाँ से W1 जो है दोस्तों या क्या है नेगेटिव है, W2 क्या है दोस्तों पॉजिटिव है। यानी नेगेटिव पॉजिटिव में क्या दर्शाते हैं दोस्तों पाठ्यांक दर्शाते हैं। तो इसके कारण इस स्थिति में क्या होगा दोस्तों 0 पावर फैक्टर होता है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एक एकल वोल्टेज सोर्स और एक श्रृंखला प्रतिरोध के लिए कौन सा रैखिक सर्किट समकक्ष सर्किट के रूप में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों बताना है एक एकल वोल्टेज सोर्स और एकल श्रृंखला प्रतिरोध के कौन सा रैखिक सर्किट समकक्ष सर्किट के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन देखिए नॉर्टन के समकक्ष या थेवेनिन के समकक्ष सर्किट, सी है अधिकतम शक्ति समकक्ष सर्किट, डी है पारस्परिक शक्ति सर्किट। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा दोस्तों थेवेनिन समकक्ष सर्किट। यानी वोल्टेज सोर्स और एक श्रृंखला जो प्रतिरोध का जो सर्किट होता है, रैखिक जो सर्किट होता है वो कौन सा होता है दोस्तों थेवेनिन समकक्ष सर्किट। ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वोल्टेज सोर्स और सीरीज में जो रेजिस्टेंस का जो रैखिक सर्किट होता है उसे क्या बोला जाता है दोस्तों थेवेनिन समकक्ष सर्किट कहा जाता है। ध्यान रखिए। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा यदि प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध 10 ओम 20 ओम के क्या है समांतर में है। दोस्तों यहाँ पर देखिए इस प्रकार से सर्किट है, ये देखिए यहाँ से ये कितने का है दोस्तों 10 ओम का, ये कितने का है दोस्तों 20 ओम का। इसका जो समतुल्य प्रतिरोध है वो बताना है कितना होगा। तो दोस्तों इजी सा है, यहाँ से निकालेंगे हम, डायरेक्ट निकाल सकते हैं दोस्तों, यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं दोस्तों। किस प्रकार से निकालेंगे तो देखिए R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2। तो यहाँ पर देखेंगे 10 इंटू 20 अपॉन टोटल कितना है दोस्तों 30। तो यहाँ से देखिए डिवाइड करेंगे 10 को 30 से तो कितना जाएगा 3 बार। यहाँ से देखिए 20 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 6.67। इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा दोस्तों 6.67। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, इसमें बताना है कुल धारा का मान। यहाँ पर देखिए 100 वोल्टेज का क्या है दोस्तों वोल्टेज सोर्स जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर देखिए 1 ओम और 1 ओम के 2 रेजिस्टेंस क्या है दोस्तों सीरीज में जुड़े हुए हैं। बेसिक सा क्वेश्चन है,
साधारण सा क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना है करंट का मान। दोस्तों करंट का मान किस प्रकार से निकालते हैं, तो I बराबर क्या होता है दोस्तों, V/R। तो यहाँ पर देखेंगे वोल्टेज का मान कितना है दोस्तों, 100 वोल्ट। कुल टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में है तो क्या हो जाता है दोस्तों, जुड़ जाता है। तो कितना होगा 2। तो यहाँ से हम डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, 50 ओम। इसका जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों कौन सा होगा, 50 ओम। कौन सा राइट होगा दोस्तों, बी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक व्यवहारिक विद्युत धारा सोर्स के समांतर में एक आदर्श विद्युत धारा सोर्स के बराबर है। दोस्तों यहाँ से देखिए क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझिए। एक व्यवहारिक विद्युत धारा सोर्स है, यानी क्या है दोस्तों, करंट सोर्स है। उसके समांतर में एक क्या है दोस्तों, आदर्श विद्युत धारा सोर्स के बराबर है। यानी आदर्श विद्युत धारा सोर्स जुड़ा हुआ है किसके दोस्तों, धारा सोर्स के समांतर में। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आदर्श विद्युत धारा जो सोर्स होता है, आदर्श विद्युत धारा जो सोर्स होता है, इसका जो प्रतिरोध का मान क्या होगा दोस्तों, इसका प्रतिरोध का मान क्या होता है दोस्तों, अनंत होता है। यहाँ से देखेंगे दोस्तों अनंत क्या होता है, इसका प्रतिरोध क्या होता है दोस्तों, अनंत होता है। तो प्रतिरोध अनंत होगा तो यहाँ पर देखिए प्रतिरोध अनंत होगा तो धारा क्या होगी दोस्तों, यहाँ पर धारा लगभग शून्य के बराबर होगी। जब धारा शून्य के बराबर होगी तो चालकता इसकी क्या होगी दोस्तों, कम होगी। क्या होगी दोस्तों, कम होगी। इसका जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों क्या होगा, डी। डी इसका क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर। क्या होगा दोस्तों, डी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर। सॉरी थोड़ा एक सेकंड रुकिए। क्या होगी दोस्तों, चालकता क्या होगी दोस्तों, कम होगी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, डी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यदि 3 मिनट में 5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है तो किसी चालक में आवेश प्रवाह का मान क्या होगा। दोस्तों आवेश का मान बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे हम किस प्रकार से निकालेंगे। आवेश बराबर क्या होता है दोस्तों, Q बराबर क्या होता है, I/T। तो यहाँ पर देखिए I का मान रखेंगे यहाँ पर दोस्तों 5 एम्पियर। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है, टाइम जो लेना है दोस्तों वो किस में लेना है, सेकंड में। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, मिनट में। तो देखिए 3 मिनट को क्या करना है, सेकंड में। तो कितने कितने से गुना करेंगे, 60 से। तो यहाँ पर देखिए 3 पंजो 15, 15 छिक्की 90। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 900 कूलाम। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों कौन सा होगा, 900 कूलाम। यहाँ से देखिए आप इसे सोल्व करके देख सकते हैं कितना होगा दोस्तों, 900 कूलाम। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जब 60 वाट 200 वोल्ट रेटिंग के 3 समान बल्ब जो है 200 वोल्ट की आपूर्ति से क्या है दोस्तों, श्रृंखला में जुड़े होते हैं, तो उनके द्वारा खींची जाने वाली शक्ति, यानी शक्ति पावर के बारे में पूछ रहा है। यानी टोटल जो खर्च होगा, यानी खर्च पावर कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए समान वाट के 3 सीरीज में जुड़े हुए हैं तो हम इसे डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों ये सीरीज में जुड़ा हुआ है, दोस्तों ये सीरीज में जुड़ा हुआ है तो हम कैसे निकालेंगे। हम सीरीज में जुड़ा हुआ है तो प्रतिरोध के समांतर सर्किट के समान इसे क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 60 वाट के कितने हैं दोस्तों, 3। तो यहाँ पर देखिए कितनी वाट होगी, 20 वाट। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो दोस्तों कौन सा होगा, 20 वाट। क्योंकि ये सीरीज में जुड़ा हुआ है। यदि समांतर में जुड़ा हुआ था तो कुल वाटेज जो है क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। सीरीज में क्या हो जाता है दोस्तों, घट जाती है। ये ध्यान रखिए, कुल पावर क्या हो जाती है, घट जाती है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ट्रांजिस्टर के उदाहरण है। दोस्तों ट्रांजिस्टर किसका उदाहरण है, बताना है। ऑप्शन देखिए, अपरिवर्तनीय सर्किट, बी है एक तरफा सर्किट, सी है द्विपक्षीय सर्किट, डी है परिवर्तनीय सर्किट। तो दोस्तों ध्यान रखिए, यहाँ पर देखेंगे ट्रांजिस्टर क्या है, एक अर्धचालक युक्ति से बना हुआ है। तो दोस्तों अर्धचालक जो युक्तियाँ होती हैं वो किस प्रकार की होती है दोस्तों, एक तरफा क्या होती है, सर्किट होता है। ध्यान रखें दोस्तों, एक तरफा सर्किट होता है। द्विपक्षीय सर्किट किसे कहेंगे, इसमें कौन कौन से आते हैं दोस्तों, इसमें आता है रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टर, एल। दोस्तों ध्यान रखिए, एक तरफा जो होता है दोस्तों ये एक दिशा में क्या करते हैं, कार्य करते हैं। जबकि जो द्विपक्षीय होते हैं वो क्या करते हैं दोस्तों, दोनों दिशाओं में कार्य किया जा सकता है।
तो यहाँ पर ध्यान रखिए ट्रांजिस्टर जो है दोस्तों, ट्रांजिस्टर का जैसे देखेंगे पीएनपी ट्रांजिस्टर है। यहाँ से देख लेते हैं दोस्तों, कौन सा है दोस्तों, पीएनपी। यहाँ से देखिए पीएनपी ट्रांजिस्टर है, पीएनपी। तो दोस्तों इस प्रकार से क्या रहता है दोस्तों, इसका सिंबल बना हुआ तरह। तो यहाँ पर देखिए ये कौन सा भाग है, पी भाग, ये कौन सा भाग है, पी भाग, ये कौन सा भाग है, एन भाग। मध्य में जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, बेस। पी भाग है दोस्तों, तो इसमें देखिए तीर का जो चिन्ह होगा एमीटर भाग पर होगा। कौन से भाग पर होगा, एमीटर पर। किसकी ओर होगा, अंदर की ओर होगा, ये ध्यान रखें। और यहाँ पर देखिए ये कौन सा है, कलेक्टर। तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखें कब कार्य करेगा दोस्तों, जिसके ई और बी को क्या दिया जाता है दोस्तों, फॉरवर्ड वाइस में। इसको किस में कनेक्ट किया जाता है, फॉरवर्ड वाइस में। और दब को इसको किस में किया जाता है दोस्तों, रिवर्स वाइस में। तब ये क्या होता है दोस्तों, कार्य करता है। तो फॉरवर्ड वाइस में क्या करता है दोस्तों, ये कार्य करता है। तो एक तरफा क्या होता है दोस्तों, ये सर्किट होता है। तो दोस्तों आज के इतने ही क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।